हाय। सो गाइस, आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन से। तो लास्ट वीडियो में हमने काफी सारी डेफिनेशंस कवर की थी और ये भी हमने डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव्स के एग्जांपल क्या है, उसके अंदर क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, इन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। वहां पर हम लोगों ने सिर्फ बेसिक डेफिनेशन कवर की थी, लेकिन अब इस क्लास से हम लोग कुछ कैलकुलेशंस भी करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करेंगे हम लोग, और कुछ हम लोग एक्सेल सीट पर कुछ डेटा के साथ थोड़ा सा गेम भी खेलेंगे। तो देखिए, आज हमारा जो चैप्टर 2 है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चैप्टर 2 हमारा रहेगा अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स। अब जो आप लोग ट्रेडिंग करते हो, जो निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, वो सारे कहां पर आते हैं? वो सारे इंडेक्स में आते हैं। जो लोग नहीं करते, जो लोग नहीं जानते, उन लोगों को आगे चल के पता चल जाएगा, लेकिन जो लोग पहले से जानते हैं कि निफ्टी में कैसे ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में कैसे करते हैं, तो उनको आई थिंक ये पता होगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी भी क्या है, एक इंडेक्स है। आप इंडेक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो। तो बेसिकली हमारा इस चैप्टर से इंपॉर्टेंस ये है कि जो निफ्टी है या बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, उसको बनाने की मैथोडोलॉजी क्या है, उसको क्या सोच के बनाया गया, उसके पीछे बेस क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन करने के पीछे साइंस क्या है, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बनाया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 2 रहेगा उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। लाइक सबसे पहला रहेगा इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स। इंडेक्स कहते किसे हैं, इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, क्यों बनाया जाता है। सेकंड, उसका हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स बनाने के क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस। स्टॉक मार्केट में बेसिकली 4 तरह के इंडाइसेस होते हैं। हम उन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स की क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंडेक्स मैनेजमेंट, इंडेक्स के अंदर रिबैलेंसिंग होती है, इंडेक्स को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना होता है, टाइम टू टाइम उसको मैनेज करना होता है। तो इंडेक्स मैनेजमेंट कैसे होता है, उसके पीछे किस तरह से परफॉर्मेंस की जाती है, वो हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। इसके बाद हमारा छठा पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा मेजर इंडाइसेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन कौन से इंडाइसेस है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों को सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी पता होगा, आपको आर इन्वेट नहीं पता होगा, और आपको फाइनेंशियल इन्वेट नहीं पता होगा, तो वो सब इसके अंदर कवर करेंगे। लास्ट में हम लोग कवर करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस। इंडाइसेस की एप्लीकेशन कहां पर होती है, बनाते क्यों है, क्या सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए बनाते हैं हम लोग निफ्टी को, क्या हम लोग सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए सेंसेक्स बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं। तो ये सारा टॉपिक हम लोग बेसिकली चैप्टर 2 में कवर करेंगे, और आपके साथ में एग्जांपल के साथ इंडेक्स बना के दिखाएंगे हम लोग कि किस तरह से आप खुद कोई भी इंडेक्स बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ सेंसेक्स या निफ्टी की तरह ही आप उसके अंदर ट्रेड करो, इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप जाओ। आप अपना खुद का इंडेक्स बना सकते हो। कैसे बनाना है वो सब इस वीडियो के अंदर सीखेंगे, चैप्टर 2। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इंडेक्स कहते किसे हैं? तो देखिए, इंडेक्स की पहले हम लोग एक प्रिंसिपल जो डेफिनेशन है उससे स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स की डेफिनेशन क्या कहते हैं? इंडेक्स इज अ स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर that measures changes in the economy in general और particular areas। तो इंडेक्स क्या है? बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर है जो हमें इंडिकेट करता है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर पर्टिकुलर एरिया हो गया या उसके किसी खास फीचर्स की अगर हम बात करें तो उसमें चेंजेस जो आ रहे हैं, कैसे चेंज आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंज है, नेगेटिव चेंज है, कितना चेंज आ रहा है। तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इंडेक्स में डेफिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, यह है स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर। स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है कि आपके पास जो भी लार्ज डेटा है न्यूमेरिकल फॉर्म में, उसको आप क्या कर रहे हो, कंपेरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। लाइक आपने बार ग्राफ बना लिए या फिर आपने पाई चार्ट बना लिया, तो आप उसे क्या कर रहे हो, एक ऐसा फॉर्म में उसको कन्वर्ट करो जिससे कि आप कंपेयर करने में इजी हो जाए लार्ज डेटा को भी। तो बेसिकली इंडेक्स क्या है? इंडेक्स एक स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर है दैट मेजर्स चेंजेस इन द इकोनॉमी इन जनरल और पर्टिकुलर एरियाज। तो वो हमारे क्या करता है, चेंजेस को मेजर करता है। जैसे आपने निफ्टी है, निफ्टी अगर आपका 100 पॉइंट बढ़ गया तो वो क्या मेजर कर रहा है, क्या बता रहा है कि हमारे जो कंपनीज है, जो टॉप कंपनी है 50, मेजरली वो क्या कर रही है, सारी बढ़ रही है गेन में। और अगर वो 100 पॉइंट गिरता है इंडेक्स, तो इसका मतलब क्या है, 50 में से ज्यादातर कंपनी के अंदर आज क्या है, फॉल है। तो हमें एक मोटे मोटे तौर पर हमें पिक्चर पता चल जाता है मार्केट का कि मार्केट के अंदर आज ट्रेंड कैसा है। तो यहाँ भी इंडेक्स वही काम करता है, हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट का मूड माहौल कैसा है। अब इंडेक्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक प्रैक्टिकल लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं, और इस एग्जांपल में हमने जो एग्जांपल लिया है वो लिया है हंगर इंडेक्स का। आप देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में आपने सुना होगा, काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। ये लगभग 2-3 महीने पहले की बात है जब इंडिया को रैंक किया गया था पाकिस्तान के नीचे, श्रीलंका के नीचे, अफगानिस्तान के नीचे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो उसके बाद मार्केट के अंदर काफी ज्यादा बवाल खड़ा हो गया था, मीडिया के अंदर ये खबर काफी ज्यादा सुर्खियों में थी। क्यों थी, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग आएंगे डेफिनेशन के ऊपर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की डेफिनेशन क्या कहती है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज अ टूल फॉर कॉम्प्रिहेंसिवली मेजरिंग एंड ट्रैकिंग हंगर एट ग्लोबल, रीजनल एंड नेशनल लेवल।
बेसिकली जीएचआई यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है? एक ऐसा टूल है जो कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर करता है और ट्रैक करता है भुखमरी को नेशनल लेवल पर कितनी है, हमारे इंडिया के लेवल पर या रीजनल लेवल पर, लाइक दिल्ली हो गया, और अर्बन को अगर आप कंपेयर करते हो रूरल एरिया से तो कितनी वहां पर भुखमरी है, उसको अगर हम कंपेयर करते हैं रीजनल लेवल पर, लाइक अगर आप उड़ीसा को कंपेयर करना चाहते हो किसी अदर स्टेट से, लाइक पंजाब से या फिर उत्तर प्रदेश से, तो अगर आप रीजनल लेवल पर कंपेयर करना चाहते हो कि कहां पर हंगर कितना है, क्या लेवल है, कौन सा स्टेट किससे बेहतर है, तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? ग्लोबल हंगर इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। या अगर हमें ग्लोबली जानना है कि पूरे विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहां पर हंगर के मामले में, भुखमरी के मामले में वो देश सबसे पीछे है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स बेसिकली क्या है? एक टूल है जो कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर करता है, ट्रैक करता है हंगर एट ग्लोबल, रीजनल एंड नेशनल लेवल। अब देखिए ये भी एक इंडेक्स है। इस इंडेक्स को बनाने के पीछे जो साइकोलॉजी है उसके अंदर हमने 4 कंपोनेंट्स लिए जाते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर्स आर बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ 4 कंपोनेंट इंडिकेटर। अब जब भी ये इंडेक्स बनाया जाता है तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लाइक फर्स्ट अंडर नरिशमेंट, जो भी आप खाना खा रहे हो सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हो या आपके बॉडी को जो भी उस खाने से पोषक तत्व मिलने चाहिए, लाइक विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, प्रोटीन हो गया, वो आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा। आपकी थाली जो है वो सिर्फ आपको पेट भरने के लिए दी जा रही है, या फिर उसके अंदर जो भी आप इंटेक कर रहे हो, फूड इंटेक कर रहे हो, उसके अंदर क्वालिटी क्या है? आपके थाली के अंदर दाल है, चावल है और चिकन है, आपके दही है, घी है, ये सारे बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स है वो अगर आपको सफिशिएंटली मिल रहे हैं तो वो ठीक है। अदरवाइज अगर आपसे पेट भरने के लिए कोई भी बच्चा खाना खा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अंडर नरिशमेंट। चाइल्ड स्टंटिंग, बेसिकली इसका मतलब होता है कि बच्चों का बौनापन। अगर किसी बच्चे की हाइट अपनी उम्र के बच्चों से कम रह जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड स्टंटिंग। तीसरा जो पैरामीटर इसमें लिया जाता है इस इंडेक्स में वो है चाइल्ड वेस्टिंग, यानी बच्चों का पतलापन। अगर आपकी एज के अकॉर्डिंग कोई बच्चा काफी पतला है, दुबला पतला है, तो उसको हम किस में डालते हैं? चाइल्ड वेस्टिंग जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। तो इसके बेसिस पर हम लोग इस इंडेक्स में बच्चों को जो भी हमारे पास डेटा है उसको हम क्या करते हैं? रैंक करते हैं। चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, 5 साल से कम के बच्चे की मृत्यु का दर। अगर 1000 बच्चे किसी राज्य में, किसी भी एरिया में, किसी भी रीजनल में, अगर 1000 बच्चे 5 साल से छोटे हैं, उसमें मृत्यु दर कितना है, उसके बेसिस पर इस इंडेक्स में कंट्रीज को रैंक किया जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली ग्लोबल हंगर इंडेक्स को बनाने के पीछे ये 4 कंपोनेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद इसको मेंटेन कौन करता है, इसको चलाता कौन है? बिकॉज अगर इंडेक्स बनाया गया है तो कोई तो इसको मेंटेन करता होगा। तो यस, इसके लिए यहाँ पर जीएचआई को जो प्रिपेयर करता है, जिसको मेंटेन करता है, वो है यूरोपियन एनजीओस ऑफ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ। बेसिकली यूरोपियन एनजीओस उसको क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पर सभी कंट्रीज को रैंक करते हैं। अब रैंक कैसे करते हैं? क्या उसके लिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं। जीएचआई स्कोर इज कैलकुलेटेड ऑन अ 100 पॉइंट्स स्केल रिफ्लेक्टिंग सेवरिटी ऑफ हंगर। तो 100 पॉइंट्स स्केल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 0 से लेकर 100 पॉइंट्स के बीच में नंबर दिया जाता है। अगर किसी कंट्री का 0 के आसपास आ रहा है उसका रैंक, तो उस कंट्री को बेहतर माना जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और अगर किसी कंट्री का 100 के आसपास का स्कोर आ रहा है, जितना 100 के करीब होगा उसको उतना खराब माना जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो जो भूटान हो गया या फिर श्रीलंका हो गया, इस वक्त उनकी जो हालत है वो इंडिया से भी ज्यादा खराब है, क्योंकि उनका जो पॉइंट निकल करके आ रहा है वो 100 के आसपास का है। बट फिर भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया को पीछे रखा गया है। पॉलिटिक्स है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है। तीसरा पॉइंट, जीएचआई इज एन एनुअल रिपोर्ट। जीएचआई क्या है? एनुअल रिपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि हर दूसरे महीने में या हर 6 महीने में, हर क्वार्टरली इसको बनाया जाता है। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो हर साल क्या कर दी जाती है? पब्लिश की जाती है। इसके अंदर जो डेटा लिया जाता है वो पिछले 5 साल का डेटा लिया जाता है। यानी अगर आप 2017 का जीएचआई देखना चाहते हो तो आपको उसमें जो रैंक आपको मिला है वो आपको 2017 से लेकर 2021 के बीच, यानी जो 5 साल है, उस 5 पीरियड के बेसिस पर ही आपको क्या किया जाएगा? रैंक किया जाएगा। तो अभी तक हमने क्या समझा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसको हमने एज एग्जांपल लिया है, उसको बनाते कैसे हैं और उसको मेंटेन कौन करता है और इसमें स्टैंडर्ड किस तरह से दिए गए। अब इसके बाद हम लोगों ने एक लिस्ट निकाला है, 2022 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स हम लोगों ने निकाला है। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंटरेस्टिंग जो डेटा हमारे सामने निकल के आया है, आपको देख के जरूर मजा आएगा। देखिए बेलारूस को 1 से 17 के बीच में रैंक किया गया है, किसके अंदर? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का हमारे सामने डेटा है। अगर आप चाइना को देखोगे तो 1 से 17 के बीच में आता है। ब्राजील को देखोगे तो 20वें नंबर पर आता है। श्रीलंका 64 नंबर पर इसको रैंक दिया गया है। म्यांमार 71, नेपाल 81, बांग्लादेश 84, पाकिस्तान 99 और इंडिया 107, 107।
इवन अफगानिस्तान 109 नंबर पर है, अफगानिस्तान हमसे सिर्फ 2 पॉइंट पीछे है। अब यहाँ पर आप देखिए पाकिस्तान, जिसके यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बचा, कंट्री बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, और एक ऐसी कंट्री जहां पर मिलिट्री का राज होता है, उस कंट्री को हमारे देश से ऊपर इसका रैंक दिया गया है। ग्लोबल पॉलिटिक्स का हिस्सा है ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया की हालत हम सभी को मालूम है कि इन सभी से बहुत बेहतर है। श्रीलंका को भी हमसे ऊपर रखा गया है 64 नंबर पर। रिसेंटली आपने देखा था कि वहां पर क्या हुआ था, तख्ता पलट हुआ था, प्रेसिडेंट के जो घर था उसके अंदर तोड़फोड़ की थी, सारी जनसंख्या वहां पर सारे सब लोग चले गए थे। श्रीलंका की भी हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत नाजुक है, कर्ज में डूबा हुआ है। वहां के लोगों के पास खाने के लिए इतनी सफिशिएंट इनकम नहीं है कि उस इनकम से वो अपनी बेसिक नीड भी पूरी कर चुकी है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा अपनी चरम सीमा पर जा चुकी है। श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, जहां पर तालिबानियों का राज चल रहा है, इन सभी की हालत हमसे खराब है। लेकिन इसके बाद भी इनको रैंक किया गया है इंडिया से ऊपर, ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑब्वियसली। तो देखिए कई बार क्या होता है कि जो इंडेक्स है वो जरूरी नहीं कि हमको हर बार सही पिक्चर भी दिखाए, उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हो। बट हमारे जो निफ्टी बैंक निफ्टी होते हैं, लाइक जो हमारे स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस होते हैं, उनको इस तरह से हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो सिस्टम बेसिस होते हैं, वो सिस्टम से चलते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो इंडेक्स है, इंडेक्स का पर्पस क्या होता है, कंपेयर करना। कंपेयर किससे करना, अगर आपको किसी भी डेटा को किसी से कंपेयर करना है तो बेस्ट एफिशिएंट वे कौन सा है, इंडेक्स बनाना। तो यहां पर अभी तक हमने क्या देखा कि इंडेक्स किसे कहते हैं, और इंडेक्स का एक हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है। इसी तरह से कुछ और भी इंडेक्सेस होते हैं ग्लोबल के अंदर, जिसको हम लोग कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक कुछ और सोशल इंडेक्स के हम लोग एग्जांपल लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल लाइक आपका हो गया जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। यहाँ इसका हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ब्लैक के ऊपर चल नहीं रहा है। तो एक और एग्जांपल इसका हो गया जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। अगर आपको किसी कंट्री के अंदर चेक करना है कि जेंडर की इक्वालिटी, मतलब जेंडर का रेशियो क्या है, मींस कितनी पुरुषों के ऊपर महिलाओं का रेशियो क्या है, उसके बेसिस पर जैसे आपने देखा है कि हमारे हरियाणा के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा है। वहां पर 1000 मेल्स के ऊपर फीमेल्स की संख्या जो है काफी कम है। तो अगर आप क्या करना चाहते हो, इसके बेसिस पर कंपेयर करना चाहते हो, तो उसके लिए जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स बनाया गया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया गया है, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स बनाया गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया है, और पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये सारे वो एग्जाम्पल है इंडेक्स के, जो कि किसके लिए बनाए गए हैं, कंपेयर करने के लिए, डेटा को कंपेरेबल बनाने के लिए, मेजर्स करने के लिए टाइम टू टाइम क्या चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। तो आई थिंक अभी तक यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर हो चुकी होगी, इंडेक्स हम लोग कहते किसे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सोशल इंडेक्स के एग्जाम्पल है हमारा। लेकिन जो चैप्टर है, हमारा जो कोर्स है, वो किसके बारे में है, स्टॉक मार्केट के बारे में। तो अब हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर इंडेक्स किसे कहते हैं, स्टॉक मार्केट में इंडेक्स कितने टाइप से होते हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। अ मार्केट इंडेक्स मेजर्स वैल्यू ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ होल्डिंग्स विद स्पेसिफिक मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली अगर आप एक पोर्टफोलियो को कंपेयर करना चाहते हो, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हो, तो कैसे करोगे। लाइक आपने 10 शेयर्स का एक पोर्टफोलियो बनाया, उन 10 शेयर्स में से 5 शेयर्स आपके पॉजिटिव चल रहे हैं, 5 शेयर्स आपके नेगेटिव चल रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बेकार परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या बनाया, कुछ इंडेक्स बनाए कि लाइक अगर आपका पोर्टफोलियो 2% ऊपर है और निफ्टी आपका 1% ऊपर है, तो इसका मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है वो परफॉर्म कर रहा है निफ्टी से बेटर। तो यहां पर हमारा जो मार्केट के इंडेक्सेस होते हैं, इसका बेसिक पर्पस किसके लिए होता है, आपके पोर्टफोलियो को कंपेयर करने के लिए इंडेक्स की परफॉर्मेंस से। ईच इंडेक्स हैज इट्स ओन मेथोडोलॉजी। हर इंडेक्स को बनाने के पीछे एक मेथोडोलॉजी होती है, एक थीम के बेसिस पर इंडेक्स बनाया जाता है, विच इज कैलकुलेटेड एंड मेंटेन्ड बाय इंडेक्स प्रोवाइडर, जिसको मेंटेन किया जाता है और कैलकुलेट किया जाता है इंडेक्स प्रोवाइडर्स के जरिए, जिसने उसको फॉर्म किया है। इंडेक्स मेथोडोलॉजीज विल टिपिकली बी वेटेड बाय ईदर प्राइस और मार्केट कैप। जो इंडेक्स बनाया जाता है उसके दो मेथोडोलॉजी हो सकती है, फर्स्ट हो सकता है प्राइस और सेकंड हो सकता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। इन दो में से किसी एक बेसिस पर इंडेक्स हो सकता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंस हम लोग देख लेते हैं। लाइक इंडेक्स की जो इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, इंडेक्स बनाते हुए एक बार थोड़ा सा उस पर और हम लोग एक बार प्रकाश डालेंगे। देन उसके बाद हम लोग आएंगे इंडेक्स कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स हम लोग क्यों बनाते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहला हम लोगों ने अभी बात किया था मेजरिंग ऑफ पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस ओवर द वेरियस टाइम पीरियड्स। आप अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर करना चाहते हो, एक फंड मैनेजर है, म्यूचुअल फंड मैनेजर है, कंपेयर करना चाहता है, अपनी परफॉर्मेंस लोगों के सामने रखना चाहता है कि देखो निफ्टी ने इतना परफॉर्म किया, सेंसेक्स ने इतना परफॉर्म किया, मैंने आउट परफॉर्म किया है।
मैंने मार्केट को बीट किया है, आप आइए और मेरे फंड के अंदर पैसा डालिए, मैं आपका पैसा बना के दूंगा, मार्केट से ज्यादा आपको रिटर्न दूंगा। तो अगर आपको अपनी पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को क्या करना है, कंपेयर करना है, तो उसके लिए इंडेक्स क्या करता है, आपकी मदद करता है। सेकंड पॉइंट है हेल्प इन कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स पोर्टफोलियोज। आपको इंडेक्स के जैसे पोर्टफोलियो बनाने हैं, उसको बनाने में मदद करता है। लाइक आपको अगर निफ्टी 50 है, सपोज आपके पास निफ्टी 50 है, आप उसकी रिटर्न को क्या करना चाहते हो, रेप्लिकेट करना चाहते हो, यानी कि आप निफ्टी जो रिटर्न आपको दे रहा है सेम आप वही रिटर्न जनरेट करना चाहते हो बिना अपना दिमाग फालतू लगाए। तो आप क्या कर सकते हो, निफ्टी के अंदर जो भी स्टॉक्स हैं, लाइक पहले 50 स्टॉक हुआ करते थे, अब रिलायंस का डिमर्जर होने के बाद 51 स्टॉक हो चुके हैं। तो आप वो 51 के 51 स्टॉक्स उसी वेटेज में खरीद के एक अपना पोर्टफोलियो बना लो। तो आपको बेसिकली इंडेक्स क्या करता है, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने में भी मदद करता है। तीसरा पॉइंट है इवैल्यूएशन फाइनेंशियल वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस ओवरऑल सिक्योरिटी प्राइस मूवमेंट्स। यानी कि एक स्टॉक्स के प्राइस के अंदर कितना चेंजेस आ रहे हैं, उसके जो भी फाइनेंशियल वेरिएबल्स है जिसकी वजह से एक स्टॉक के प्राइस में चेंजेस आते हैं, उसको इवैल्यूएट करने में मदद करता है। लाइक आपका अगर सपोज हम एग्जांपल दें, आईटीसी का यहां पर एग्जांपल लेते हैं। आईटीसी का शेयर का प्राइस ऊपर कब जाएगा, अगर सरकार अनाउंसमेंट करती है कि जो तंबाकू प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर सरकार जीएसटी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर 18% है, उसको सरकार डिसाइड करती है, अनाउंसमेंट करती है कि 5% कर दिया गया है। तो जब भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज आएंगी स्टॉक से रिलेटेड, तो आईटीसी का स्टॉक क्या करेगा, तेजी में जाएगा। तो बेसिकली अगर किसी स्टॉक से प्राइस के अंदर मोमेंटम आ रहा है, तो उसके जो भी फाइनेंशियल वेरिएबल है, यहां पर फाइनेंशियल वेरिएबल क्या था, जीएसटी रेट, ये क्या है आपके लिए, फाइनेंशियल वेरिएबल है जिसकी वजह से कि स्टॉक्स के प्राइस के अंदर मोमेंटम आ रहा है। तो इन वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए, वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हम इस्तेमाल करते हैं इंडेक्स का। सेकंड, अगर हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, एडिंग मार्केट टेक्नीशियंस इन देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मार्केट के टेक्नीशियंस जो होते हैं, जिनको हम लोग चार्टिस्ट के नाम से भी जानते हैं या फिर चार्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट में हम लोग जिसको बोलते हैं, सीएमटी, तो उनको मदद करता है उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए। अगला है हेल्प्स इन बीटा कैलकुलेशन। बीटा मीन्स हो गया रिस्क, किसी स्टॉक्स में, किसी पोर्टफोलियो में रिस्क कितना है, उसके रिस्क के बेसिस पर रिटर्न कितना है, रिस्क फ्री रिटर्न कितना है, रिस्क लेस रिटर्न कितना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारा है पोर्टफोलियो थ्योरी स्टडीज। पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो भी थ्योरीज है उनको स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से एक इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि इंडियन स्टॉक मार्केट में कितने टाइप्स के इंडेक्सेस होते हैं। अब देखिए 4 टाइप्स के इंडेक्सेस के बारे में हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। मार्केट की कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर किसी भी स्टॉक से हम लोग क्या बना रहे हैं, एक इंडेक्स फॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। ये काफी लोगों को अभी इसके बारे में समझ नहीं आएगा, जब हम लोग इसके पर डायरेक्टली जाएंगे तब इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड होता है प्राइस वेटेड इंडेक्स, प्राइस के बेसिस पर बनाना। और फोर्थ होता है इक्वल वेटेड इंडेक्स, यानी कि हम लोग यहाँ पर ना तो प्राइस को लेते हैं, कंसिडर करते हैं, ना ही उसकी मार्केट कैपिटल को, हम लोग इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हैं सभी स्टॉक्स में, तब जाके हम लोग क्या बनाते हैं, इंडेक्स बनाते हैं। तो बेसिकली हमारे स्टॉक मार्केट में 4 टाइप्स के क्या होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं। अब इसमें से सबसे पहले हम लोग जो डिटेल में पढ़ेंगे वो होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स से। इन दिस मेथड ऑफ कैलकुलेशन ईच स्टॉक इज गिवन अ वेट अकॉर्डिंग टू इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखिए इस वाले टाइप्स के अंदर, इस वाले वेटेड इंडेक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हर स्टॉक को इंडेक्स के अंदर जगह देते हैं उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। जिस स्टॉक की ज्यादा मार्केट कैपिटल होगी उसको उतना ज्यादा हम लोग वेट देंगे। अब काफी लोगों को डाउट ये रहता है कि मार्केट कैपिटल क्या होता है। देखिए मार्केट कैपिटल का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी ने नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, कितने शेयर्स इशू किए हैं और उसका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, आप उसको उससे क्या कर दो, सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे सामने उसकी मार्केट कैपिटल आ जाती है। एग्जांपल के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया छोटा सा। एबीसी एक कंपनी है जिसके पास 5 करोड़ क्या है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स है। काफी लोग ये भी डाउट करते हैं कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होते हैं, क्या आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑथराइज शेयर्स के बराबर होते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। देखिए आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी ने इशू कितने किए हुए। ऑथराइज शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी ने कितना ऑथराइज किया हुआ है शेयर्स इशू करने के लिए। यहां पर कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हुए हैं, सिर्फ 5 करोड़ शेयर्स इशू किए हुए हैं, लेकिन ऑथराइज हो सकता है कि उसने 10 करोड़ करा रखे हो।
कि कितने शेयर्स वो मैक्सिमम मार्केट के अंदर क्या कर सकती है, ओवर द टाइम इशू कर सकती है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल और आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल कभी भी बराबर नहीं होते। हाँ, हो सकते हैं कि अगर कंपनी ने जितना ऑथराइज करा रखा है उतना ही उसने इशू कर रखा है, ज्यादा नहीं हो सकते इशूड शेयर उस ऑथराइज शेयर से कम हो सकते हैं या उसके बराबर हो सकते हैं। तो यहां पर एक कंपनी है जिसने 5 करोड़ शेयर्स क्या कर रखे हैं, इशू किए हुए हैं, जिसका प्राइस कितना चल रहा है मार्केट में, 120 रुपए पर शेयर। अब इसकी मार्केट कैपिटल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा 5 करोड़ शेयर को 120 रुपए के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी आ जाती है, 600 करोड़ आ जाती है। तो जब हम किसी कंपनी की इस मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडेक्स में उसको जगह देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है, लाइक इस कंपनी की 600 करोड़ है, तो उसका हम मार्केट कैपिटल के बेसिस पर इंडेक्स में उसको जगह देंगे, जिसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड इट्स करंट प्राइस। अभी हम लोगों ने जो किया है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया, उसकी मार्केट कैपिटल निकाली है। अब देखिए इस इंडेक्स में एक सबसे खास बात यह है कि जिस स्टॉक की मार्केट कैपिटल जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा उस स्टॉक को इस इंडेक्स में जगह दी जाएगी। सो हायर द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट, हायर इट्स वेट इन द इंडेक्स। जिसकी मार्केट कैप ज्यादा उसको उतना ज्यादा इंडेक्स के अंदर वैल्यू दी जाएगी। इसको हम लोग एक एग्जांपल से करते हैं सीधा। अब यहां हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमने 1 जनवरी 1995 को एज अ बेस प्राइस माना है। मान लेते हैं कि एक इंडेक्स है जिसके अंदर हम लोगों ने 5 स्टॉक्स लिए हैं। स्टॉक ए हो गया, स्टॉक बी हो गया, स्टॉक सी, स्टॉक डी और स्टॉक ई। 1 जनवरी 1995 को स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा था, 150 रुपए चल रहा था। बी स्टॉक का प्राइस 300 था, सी का 450 था और डी का 100 था और ई का 250 था। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, कितने शेयर इशू किए हुए हैं, ए कंपनी ने 20 लाख शेयर इशू किए हुए हैं, बी कंपनी ने 12 लाख और सी कंपनी ने 16 लाख। डी के 30 लाख है और ई कंपनी के कितने हैं, 8 लाख शेयर्स है। अब इसके बाद स्टॉक्स की जो प्राइस है वो चेंज हो जाते हैं। मान लेते हैं कि एक दिन बाद, यानी कि 1 जनवरी 1995 हमने लिया है, या फिर हम लोग मान लेते हैं कि अभी 2023 चल रहा है, 2023 में मान लेते हैं कि स्टॉक्स की जो प्राइस है वो 150 से बढ़ के 650 हो जाता है। और इसके बाद सेकंड स्टॉक का प्राइस 450 हो जाता है, थर्ड स्टॉक का प्राइस 600 हो गया है और इसके बाद स्टॉक डी का प्राइस 350 और स्टॉक ई का प्राइस 500 हो जाता है। अब इससे हम लोग इंडेक्स की कैलकुलेशन को समझेंगे। स्टॉक्स के प्राइस में चेंज आने की वजह से इंडेक्स के वैल्यूएशन के अंदर किस तरह से चेंज आता है। आप देखते हो निफ्टी के अंदर डेली चेंजेस आते हैं, कैसे आते हैं वो, तो हम इस एग्जांपल के जरिए इसको समझेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने एक एक्सेल सीट पर चलेंगे, सीधा वहां पर इसके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और इंडेक्स जो है अपने हाथों से निकालना सीखेंगे। तो चले चलते हैं फटाफट से एक्सेल शीट पर। तो इसके लिए हम लोग एक्सेल पर आ चुके हैं। एक्सेल पर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ सीट पहले से तैयार कर लिए, लाइक स्टॉक्स ए हो गया, यहाँ पर इसका प्राइस हमने 150 रुपए ले लिया है। स्टॉक बी का हमने 300 प्राइस 450, यानी ये हमने यहाँ पर ओल्ड प्राइस ले लिए। और यहाँ पर हम लोगों ने नंबर ऑफ शेयर्स ले लिए, कौन सी कंपनीज के कितने शेयर्स इशू है। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने न्यू प्राइस ले लिए, यानी कि स्टॉक्स के प्राइस क्या हो जाते हैं। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग पुरानी कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। लाइक 150 का अगर स्टॉक का प्राइस है, 20 लाख उसके शेयर्स हैं, तो उसकी ओल्ड प्राइस कितना हो जाएगा, मतलब उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पर इसके स्टॉक्स के प्राइस से। तो जैसे हमने यहाँ पर एक को प्राइस निकाला, एक का प्राइस निकाला, वैसे ही सारे स्टॉक्स का प्राइस आ चुका है, बिकॉज इसका मैंने पहले से एक फॉर्मेट बना रखा आप लोगों के लिए, सो दैट कि हमारा टाइम ज्यादा यहाँ पर कैलकुलेशन में वेस्ट ना हो जाए। तो अब यहाँ पर देखो एक सिंपल चीज अभी हमने क्या किया है, बहुत बड़ा कुछ अभी हमने रॉकेट साइंस इसमें नहीं किया है, अभी सिर्फ हमने इसके अंदर बेसिक सी कैलकुलेशन की है। मीन्स अभी हम लोगों ने प्राइस को उसकी मार्केट कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अभी स्टॉक ए की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितनी आई है, 3000 करोड़ निकल के आई है। स्टॉक बी का जो मार्केट कैपिटल है वो 3600 करोड़ निकल के आई और स्टॉक जो सी है उसका निकल के आया 7200। स्टॉक डी की मार्केट कैप 3000 करोड़ और स्टॉक ई का 2000 करोड़। अगर इन सबका हम टोटल निकालते हैं, जैसे हमने ऊपर सब टोटल इसका निकाल लिया है, 18800 करोड़ निकल के आ रहे हैं। तो अगर 1995 1 जनवरी 1995 को स्टॉक्स के प्राइस ये है और इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ये है, तो टोटल मार्केट कैप कितना निकल करके आ रहा है, 18800 रुपए निकल के आ रहा है। इसको हम लोग ना 100 रुपीज का बेस प्राइस मान लेते हैं। मतलब हम लोग अभी फिलहाल 1 जनवरी 1995 को इंडेक्स की वैल्यूएशन कितना मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो 100 है, यानी हमने इंडेक्स का जो बेस वैल्यू है यहां हम लिख लेते हैं कि 18800 की अगर मार्केट
कैपिटलाइजेशन है तो इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 100 मान लेते हैं। अब अगर मान लो कल को जो स्टॉक्स का प्राइस है वो चेंज कर जाता है, 650 हो गया, 450 हो गया, 600 हो गया, 350 और 500 हो जाता है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी मार्केट कैप निकाल लेते हैं। मार्केट कैप निकालने के लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाले कॉलम को न्यू प्राइस से, सो दैट कि हमारे यहाँ पर क्या निकल करके आ जाएगी, हमारे यहाँ पर नई मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आएगा। तो यहां से इसको हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लगा लेंगे, इजिकल टू मल्टीप्लाई न्यू प्राइस, मल्टीप्लाई का साइन, और इसके बाद हम लोग जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया, इसका मार्केट कैप कितना निकल के आया है, ये इसका निकल के आया 13,000 करोड़ निकल के आया है। अब इस 13,000 करोड़ हमने एक स्टॉक्स का न्यू मार्केट कैप निकाल लिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल डाउन करके हमने सभी कंपनीज का निकाल लिया है। अब सभी कंपनीज का निकाल लिया, एक बार इसका हम टोटल कर लेते हैं कितना वैल्यू निकल के आ रहा है। देखिए पहले जो वैल्यू निकल के आ रही थी वो निकल के आ रही थी 18,800 करोड़, और अभी वैल्यू क्या हो चुकी है, ये हो चुकी है 42,500 करोड़ इन सभी कंपनीज की वैल्यू। यहां पर हम थोड़ा सा इसको और इजी कर लेते हैं, ये जो डेट था 1 जनवरी 1995 था इंडेक्स की वैल्यू। अब हम मान लेते हैं कि अभी सपोज 1 जनवरी 2023 है, 2023 न्यू इंडेक्स की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, या करंट इंडेक्स की वैल्यू। तो अभी इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 42,500 करोड़, राइट। अब आप यहां पर देखिए कि स्टॉक्स में चेंजेस कितना आया है, इसको हम चेंजेस निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। अभी जो जो करंट इंडेक्स की वैल्यू है 42,500 करोड़ आई है, पहले कितना था उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं। कितना था, 18,800 करोड़ था। कितना चेंज आया है, 2.26 चेंज आया है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है मार्केट कैपिटलाइजेशन। यहां पर हम इसका इंडेक्स की वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमने यहां पर इंडेक्स का बेस वैल्यू कितना लिया था, 100 लिया था, तो इससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो देखिए अभी करंट जो इंडेक्स की वैल्यू निकल के आई है 1 जनवरी 2023 को कितनी निकल के आई है, 226 निकल के आई है, 226.06 निकल के आई है। यानी स्टॉक्स का जो प्राइस था वो पहले कितना था, 150 था, अभी स्टॉक का प्राइस कितना हो गया, करीब 650 हो चुका है। अगर हम इंडिविजुअली भी अगर किसी स्टॉक से यहां पर निकालते हैं ग्रोथ कितनी है, तो हम लोग इंडिविजुअली निकाल लेते हैं। एक बार यहां पर फॉर्मूला लगा के, स्टॉक का प्राइस कितना हो चुका है, 650 हो चुका है, डिवाइड बेस प्राइस कितना था स्टॉक का, 150 था, राइट। एंटर मारेंगे तो स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट कितना हो चुका है, 4 गुना हो चुका है। लेकिन हमारा इंडेक्स की वैल्यू कितनी हुई है, सिर्फ 2 टाइम्स हुई है। जिस इंडेक्स की वैल्यू पहले 100 थी वो 226 आ चुका है। क्यों हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो जरूरी नहीं है कि सभी के सभी स्टॉक 4 गुना दौड़े। लाइक अगर हम स्टॉक बी का भी निकालते हैं ऐसे ही, यहां से हम लोग इनको कंट्रोल डी कर लेते हैं, ठीक है। अब आप बाकी स्टॉक्स का देखो, यहां से थोड़ा सा इसका नंबर 2 डिजिट में ले आते हैं। तो इसको हमने जो है 2 डिजिट में कर लिया है पॉइंट के बाद, सो दैट कि समझने में आसान हो जाएगा। अब आप यहां पर देखिए कि स्टॉक ए जो था, अब स्टॉक ए आप देखिए, स्टॉक का ए का प्राइस कितना था, 150 था, 150 से स्टॉक का प्राइस कितना हो गया, 650 हुआ है, यानी 4 गुना हो चुका है। इसी तरह स्टॉक 2 का प्राइस 300 से 450 हुआ है, यानी 1.5 टाइम हुआ है। किसी स्टॉक का प्राइस जो है 1.3 टाइम हुआ है, किसी स्टॉक का प्राइस 3.5 हुआ है, और पांचवा जो स्टॉक है जो 250 से 500 हुआ है वो डबल हो चुका है। तो अगर हम इंडिविजुअली स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखें तो वो थोड़ा अलग निकल के आ रही है, बट हम कलेक्टिवली अगर मार्केट कैप को डिवाइड करते हैं, बेस वाली जो मार्केट कैप है, तो वो कितना निकल करके आ रही है, 226 टाइम निकल के आ रही है। तो आई थिंक यहां पर आपको एक सिंपल चीज समझ में आई होगी कि अगर स्टॉक से प्राइस कम ज्यादा होते हैं तो पूरे इंडेक्स की वैल्यू कैसे चेंज होती है। क्यों, हमने 18,000 को क्या मान लिया था, बेस प्राइस मान लिया था। अब 42,500 कितने गुना हो गया, 2.26 टाइम हो चुका है। हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा इंडेक्स की न्यू वैल्यू क्या निकल करके आ रही है, 226। तो अगर निफ्टी सपोज 1 जनवरी 1995 को 100 पर था या 1000 पर था, अगर निफ्टी की वैल्यू जो थी 1000 रखी गई थी, तो आज निफ्टी की वैल्यू कितनी हो चुकी है, आज निफ्टी की वैल्यू 19,265 के आसपास आज की निफ्टी की क्लोजिंग है, 19,265 के आसपास हो चुका है। इसका मतलब निफ्टी ने हम लोगों को लगभग 19 गुना रिटर्न दे चुका है। तो ये आपको समझ में आ गया कि इंडेक्स बनता कैसे है, 5 स्टॉक्स के फ्लक्चुएशन की वजह से इंडेक्स में चेंजेस कैसे आते हैं। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो स्टॉक ए जो है इसकी मार्केट कैप कितनी है, 3,000 करोड़ है। अभी तक हम लोगों ने इंडेक्स की कैलकुलेशन करना सीख लिया कि इंडेक्स की कैलकुलेशन में कितना चेंज आता है। अब यहां पर क्या होता है कि जब इंडेक्स की जो वैल्यू है
कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा चेंज कर जाती है, कई बार बहुत कम चेंज करती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इंडिविजुअल स्टॉक्स की वेटेज कितनी है उस इंडेक्स के अंदर। अब यहां पर अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो जितने भी स्टॉक्स हैं इनमें जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है यानी कि जो वैल्यू है, आप देखो यहां पर स्टॉक ए, इसकी मार्केट कैप कितनी है? 3000 करोड़ है। स्टॉक बी की कितनी है? 3600 करोड़। स्टॉक सी, अगर आपने नोटिस किया होगा तो स्टॉक सी का प्राइस बेशक जो है कम है, 450 है, बट इसके बाद यहां पर इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितना है? 7200 करोड़ है। तो इसका जो वेटेज है इंडेक्स के अंदर वो सबसे ज्यादा है। अगर इस स्टॉक से प्राइस में थोड़ा भी चेंज आएगा तो इंडेक्स ज्यादा हिलेगा, क्योंकि इसकी इंडेक्स के अंदर वेटेज क्या है? काफी ज्यादा है। अब एक बार हम लोग इस चीज को समझने के लिए इंडेक्स की और कैलकुलेशन कर लेते हैं, इन सभी स्टॉक्स की वेटेज कितनी है इस इंडेक्स के अंदर। तो यहां से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। एक बार हम क्या करेंगे, ये जो 3000 करोड़ है इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं मार्केट कैप से। तो यहां पर डिवाइड 18,800 से, ये इसकी मार्केट कैप है। तो अगर आप यहां पर निकालते हो तो मैंने सभी के साथ एक फॉर्मेटिंग की हुई है, जैसे हमने कैलकुलेट किया एक सेल के अंदर तो नीचे सभी सेल का ऑटोमेटिकली हमारे एक्सेल सीट ने कन्वर्ट कर दिया है। अब आप देखिए यहां पर क्या इंटरेस्टिंग चीज हमारे सामने निकल के आती है। स्टॉक ए का इंडेक्स के अंदर वेटेज कितनी है? 16% है। स्टॉक बी का कितना है? 19% है। स्टॉक सी का कितना है? 38% है। स्टॉक डी 16%, स्टॉक ई 11%। तो स्टॉक्स अगर आप देखेंगे जो इंडेक्स है इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है? 38% हमारी है सी स्टॉक की। अगर सी स्टॉक का प्राइस 1% दौड़ता है, 1% कम ज्यादा होता है, तो इंडेक्स में सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन किसकी वजह से होगा? स्टॉक सी की वजह से। इसी तरह हमारा निफ्टी है, निफ्टी के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है? रिलायंस की है, एचडीएफसी बैंक की है, आईसीआईसी बैंक की है, टीसीएस की है। इन सभी की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? सबसे ज्यादा है। अगर रिलायंस हिलता है तो हमारा इंडेक्स मैक्सिमम सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है रिलायंस की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो स्टॉक है ये 450 से अगर ये डबल हो जाता है तो यहां पर इसकी मार्केट कैप क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, और इसकी वेटेज क्या होगी? इंडेक्स के अंदर बढ़ जाएगी। तो अगर ये स्टॉक थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होगा तो हमारा इंडेक्स पूरा हिल जाएगा। वहीं अगर छोटा स्टॉक है, लाइक अगर हम स्टॉक डी की बात करें, स्टॉक डी की मार्केट कैप कितनी है? 2000 करोड़ है, यानी मार्केट कैप के हिसाब से सिर्फ 11% है। स्टॉक ई के प्राइस में ज्यादा चेंज भी आएगा तब भी हमारा इंडेक्स में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसका इंडेक्स के अंदर वैल्यूएशन में काफी कम हिस्सा है, काफी कम उसकी वेटेज है। अब अगर हम लोग नई कैलकुलेशन करते हैं, लाइक अभी हमने देखा था कि जो स्टॉक्स के प्राइस थे वो चेंज करे थे, तो हम लोग यहाँ पर एक नई वेटेज निकाल लेते हैं, क्योंकि स्टॉक्स के प्राइस काफी ज्यादा चेंज हुए हैं। तो फर्स्ट स्टॉक्स की अगर हम वेटेज निकालते हैं नए वाले डेटा के हिसाब से, तो आप देखेंगे इसकी जो वेटेज है कितनी हो चुकी है? 31 हो चुकी है, जिसकी पहले वेटेज कितनी थी? 16% थी। अब अगर उसका प्राइस 4 टाइम हो चुका है तो इंडेक्स में उसकी वेटेज कितनी हो चुकी है? 31%। इसी तरह से हम लोग बाकी की भी निकाल लेते हैं कंट्रोल डी करके, और यहां से हमारे सभी स्टॉक्स से निकल चुकी है। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे यहां पर, तो हमारे स्टॉक्स की जो वेटेज है इंडेक्स के अंदर वो चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था कि स्टॉक सी का प्राइस अगर ज्यादा चेंज करता था तो इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा चेंज होती थी, क्योंकि इसकी मार्केट कैप ज्यादा थी, इसकी वेटेज ज्यादा थी। लेकिन अब क्या हो चुका है, क्योंकि स्टॉक ए का प्राइस 4 टाइम हो चुका है, आप देखें 4 टाइम सबसे ज्यादा स्टॉक का प्राइस भागा है, इसकी वजह से इसकी मार्केट कैप 13,000 करोड़ हो चुकी है, जो कि नए इंडेक्स में किसी भी स्टॉक से ज्यादा है। तो अब अगर आगे चल करके स्टॉक एक का प्राइस फ्लक्चुएट करता है तो पूरे इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा अफेक्ट होगी, क्योंकि इसकी अगर आप वेटेज देखोगे तो अब 31% हो चुकी है, जो कि स्टॉक सी की पहले कितनी थी? 38% थी, और अब सिर्फ कितनी हो चुकी है? 23% हो चुकी है। तो आपको एक चीज समझ में आई कि स्टॉक्स की आगे चल करके वेटेज चेंज हो जाती है, और आगे चल करके इंडेक्स जो अफेक्ट करता है वो उनके स्टॉक्स में प्राइस की वजह से कर सकता है। लाइक आपने देखा था आईटीसी का स्टॉक, आईटीसी का स्टॉक जो पहले लगभग 200 रुपए से ऊपर नहीं जाया करता था, आज वो स्टॉक 500 के लेवल को टच करने वाला है, क्योंकि 450 प्लस चल रहा है। तो आईटीसी की पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन मान लो 1 लाख करोड़ थी, तो अभी उसकी मार्केट कैपिटल लगभग डबल से ज्यादा हो चुकी है, मान लो उसकी 3-4 लाख करोड़ हो चुकी है। तो अब आईटीसी की वेटेज धीरे धीरे क्या हो रही है? इंडेक्स के अंदर बढ़ रही है। अगर आईटीसी की वैल्यू ज्यादा चेंज करेगी तो इंडेक्स की वैल्यू अब उससे अफेक्ट ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक रिलायंस की वैल्यू जो है सबसे ज्यादा है, एचडीएफसी बैंक की सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वेटेज रिलायंस और एचडीएफसी की है। दोनों स्टॉक जिस डायरेक्शन में हिलते हैं, अगर दोनों स्टॉक ऊपर जाते हैं तो हमारे इंडेक्स निफ्टी ऊपर जाता है, अगर हमारे इंडेक्स नीचे जाते हैं तो हमारा निफ्टी भी क्या होता है? नीचे जाता है। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आती है
कि ये जो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है टोटल मार्केट कैप के बेसिस पर, क्योंकि अभी हमने क्या किया था, टोटल जो भी स्टॉक का प्राइस था, जितने भी शेयर्स इन्होंने इशू किए थे, उन सभी से हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने उनसे क्या निकाल ली थी, मार्केट कैप निकाल ली थी। तो अभी तक यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को समझाया कि इंडेक्स कैसे चेंज करता है स्टॉक्स के प्राइस की वेटेज ज्यादा होने की वजह से। और इंडेक्स हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है उस स्टॉक्स के प्राइस की वजह से, फ्लक्चुएशन की वजह से, जिसका वेटेज इंडेक्स के अंदर सबसे ज्यादा है। और इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पर समरी में लिखा हुआ है, इसको हम लोगों ने वर्ड में लिखा हुआ है। ये पूरा एग्जांपल आपके सामने सेम ऐसे ही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडेक्स ऑन 1 जनवरी 1995 कितना था, 18,800 करोड़ था, विच इज द सम ऑफ द मार्केट प्राइस का और क्वांटिटी ऑफ शेयर्स का क्या था, मल्टीप्लीकेशन था, विच इज द सम, जो टोटल था किसका, मार्केट के प्राइस को हमने मल्टीप्लाई किया था क्वांटिटी ऑफ शेयर से और उसका हमने टोटल निकाला था। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका प्राइस था, नंबर ऑफ शेयर्स थे, और ये हम लोगों ने क्या किया था, मल्टीप्लाई करके दोनों को टोटल मार्केट का वैल्यूएशन निकाला था। कितना निकल के आया था, 18,800 करोड़ निकल के आया था। हमने इंडिविजुअली वेट दिया था हर स्टॉक, और वेट हमने कैसे निकाला था, हम लोगों ने वेट निकाला था एक स्टॉक का प्राइस कितना है, उसकी मार्केट कैप कितनी है, 3,000 करोड़ है। टोटल 5 स्टॉक्स की मार्केट कैप कितनी है, 18,800 करोड़ है। अब इसको हमने क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था एक दूसरे से, तो हमारा इंडेक्स क्या निकल के आ गई थी, वेट निकल के आ गया था। और अगर हम इन सभी वेट का टोटल करते हैं कितना आता है, 1 निकल के आता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा वेट किसका था, स्टॉक सी का था। स्टॉक सी का वेट कितना था, 38% था। यानी टोटल जो 5 स्टॉक्स की मार्केट कैप है उसमें अकेले 38% हिस्सा किसका है, स्टॉक सी का है। तो अगर स्टॉक सी ज्यादा हिलेगा तो हमारा इंडेक्स ज्यादा हिलेगा। लेकिन आगे चल करके ये सारी पिक्चर बदल जाती है जब नए स्टॉक्स के प्राइस निकल के आते हैं, जो कि 650 स्टॉक का स्टॉक ए का जो प्राइस है 650 हो जाता है, उसकी मार्केट कैप कितनी हो जाती है, 13,000 करोड़ हो जाती है। नए वाले स्टॉक्स प्राइस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए हुए हैं, तो हमारी नई मार्केट कैप निकल के आई थी। और इसमें हमारा जो स्टॉक ए था इसकी मार्केट कैप कितनी हो गई थी, 13,000 करोड़ हो गई थी, क्योंकि ये स्टॉक जो है 150 वाला कितना हो गया था, 650, यानी लगभग 4 गुना से ज्यादा ये स्टॉक भागा था। 4 गुना ज्यादा भागने की वजह से इसकी मार्केट कैप कितनी हो गई, 13,000 करोड़ हो गई है। और टोटल स्टॉक्स की जो मार्केट कैप है 42,000 करोड़ हो जाती है। तो यहां पर स्टॉक ए का जो वेटेज है वो हमारा बढ़ गया है, कितना हो गया है, 0.31 हो गया है। यानी अब क्या हो जाता है, नए हमारे मार्केट कैप में, इंडेक्स में ए में चेंज ज्यादा होगा। तो अब कौन ज्यादा चेंज करेगा, इंडेक्स चेंज करेगा। 18,000 को हमने क्या मान लिया था, इसको हमने बेस इंडेक्स की वैल्यू मान लिया था 100, और अब मार्केट कैप हमारी कितनी हो गई थी, 42,500 हो गई थी। तो इसकी वजह से आपने देखो यहां लिखा भी हुआ है, हेंस द न्यू वैल्यू ऑफ द इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एज 42,500 करोड़ डिवाइड बाय 18,800 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमने 18,800 1 जनवरी 1995 की जो मार्केट कैप थी उसको हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। तो कितना चेंज आया उसको निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंडेक्स की, नए इंडेक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई, 226। तो 1 जनवरी 1995 को इंडेक्स की वैल्यू 100 थी, तो अभी हमारी क्या हो चुकी है, 2023 में उस इंडेक्स की वैल्यू 226 हो चुकी है। ये था हमारा सिंपल कैलकुलेशन इंडेक्स बनाने का। इंडेक्स कैसे चेंज करता है, वेटेज में अगर चेंज ज्यादा होगा किसी भी स्टॉक का तो ज्यादा अफेक्ट करेगा पूरे इंडेक्स की वैल्यू को।